बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात तुम बाप बेटो दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन आदत खराब है। माँ शांति से 5 मिनट बैठ जाए, तुम दोनों को बर्दाश्त कहाँ है? पहले ये बताओ, ये बुआ का फोन बज रहा है पिछले 10 मिनट से, उठा क्यों नहीं रही हो? अब की बार बुआ ने मेरे फोन पर फोन कर दिया। बस इसीलिए नहीं उठा रही हूँ। बताया ना मेरा सीरियल चल रहा है। अगर अभी तेरी बुआ का फोन उठा दिया, आधे घंटे से पहले फोन रखेगी नहीं, ऊपर से ऐसी ऐसी जली कटी बातें करेगी, सारा मूड खराब हो जाएगा मेरा। तुझे अच्छी तरह पता है पूरे दिन में यही सीरियल देखती हूँ मैं, उसमें भी कोई ना कोई डिस्टर्ब करने चला ही आता है। अच्छा ऐसी बात है, चलो फोन उठाकर मैं ही बुआ को बता देता हूँ, मम्मी सीरियल देखने में बिजी है, आधे घंटे बाद कॉल कर देना। अरे इधर दे नालायक, 2 पैसे की अकल नहीं है तेरे अंदर? आया बड़ा, बुआ को बता देता हूँ। बड़बड़ाते हुए सरिता ने बेटे के हाथ से फोन लिया और अगले पल उसके तेवर ऐसे बदल गए जैसे किसी ने टीवी के रिमोट से चैनल बदल लिया हो। अरे जीजी कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे बात ही नहीं हुई। और आपको एक बात बताऊं, कल रात से ना हिचकी आ रही थी मुझे। मैं तो नीरज के पापा से कह भी रही थी, देख लो मानो या ना मानो, जबलपुर वाली जीजी की याद आ रही है। अरे जब जब आप याद करती हो ना, मेरी तो हिचकियां बंद ही नहीं होती। अच्छा ऐसी बात है भाभी, फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अरे 3 बार पूरा फोन बज बज के बंद हो गया, तब जाके नीरज के फोन पर फोन मिलाया। मेरा फोन आता है तो आपके कान में आवाज नहीं आती क्या? बस हिचकी ले लेकर ही काम चला लेती हो आप। हाँ बिना जीजी, मजाक करने की आपकी आदत गई नहीं। आपको तो पता ही है, दोनों बाप बेटे एक नंबर के निकम्मे और कामचोर है। एक काम में हाथ लगाकर कोई राजी नहीं है। अरे पूरे घर का काम खत्म करते करते आधा दिन बीत जाता है मेरा। अभी अभी याद आया, कई दिन से अचार पापड़ को धूप नहीं दिखाई। बस जीजी वही अचार पापड़ धूप में डालने छत पर गई थी, आपका फोन आया ना तो पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं कितना बिजी रहती हो आप। बस आप एक बात बताओ भाभी की बात बात पर मेरे भाई और भतीजे को निकम्मा कामचोर कहना अच्छा लगता है क्या? अरे पति परमेश्वर होता है और आप बात बात पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हो। अरे जीजी आप बिना बातों को दिल पर लगा लेती हो। अरे मैंने कब मना किया कि पति परमेश्वर नहीं है? लेकिन जो सच है वो है। अच्छा ये बताओ, आज आपको याद कैसे आ गई? मेरी कोई खास बात थी या ऐसे ही? हाँ भाभी खास बात है, तभी तो आपको फोन मिलाया है, वरना इतनी दोपहर में मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा कि मैं फोन करके आपके आराम में खलल डालूं। अरे जीजी वो नीरज को ना कोचिंग जाना है, अभी फोन रख रही हूँ, अपने फोन से मिलाती हूँ, आप नाराज मत होना। हाँ कोई बात नहीं भाभी, मिला लो। फोन रखने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई मेरी, नौकरी करता हूँ अब मैं। आप कुछ भी बोल देती हो, वो भी क्या सोच रही होगी? अरे कुछ नहीं सोच रही तेरी बुआ, इतना दिमाग नहीं है तेरी बुआ के पास। और तुझसे कहा था ना मेरा सीरियल चल रहा है, बीच में बुआ का फोन मत उठा। तो भी पक्का अपनी बाप की औलाद है, मुझे परेशान किए बिना खाना कहाँ हजम होता है तुम दोनों का। सरिता ने एक बार फिर से अपना सीरियल चालू किया और टीवी के आगे बैठ गई। पूरे 10 मिनट में सरिता का सीरियल खत्म हो चुका था। सीरियल खत्म होने के बाद अरे लाओ भाई इनकी बुआ का फोन मिला ले, वरना मुंह फूल के कुप्पा हो जाएगा। सारी रिश्तेदारी में गाती घूमेगी, भाभी ने पलट के फोन नहीं किया। बताइए क्या कह रही थी जीजी आप? वो ना नीरज का फोन था, वरना ऐसे बीच में फोन ना काटती मैं आपका। वो मेरी सहेली है ना कमला, उसकी माँ की भांजी की फूफेरी बहन के देवर की लड़की जो है ना, वो भी आपके इंदौर में ही रहती है। अब उसकी जो काम वाली है ना, उसके देवर की लड़की की ननद को इस समय काम की जरूरत है। अब मेरे काम वाली शन्नो कहने लगी तो मैंने कहा हाँ भाई काम तो मिल ही जाएगा, काम मिलने में कोई परेशानी थोड़ी ना है। इंदौर शहर में ही तो भाई मेरी भाभी रहती है। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं अपनी भाभी से किसी को काम पर रखने के लिए कहूँ और भाभी इनकार कर दे। क्यों भाभी ठीक कहा ना? हाँ जीजी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये देवर की ननद की लड़की की बुआ जो कुछ भी है, उसको आप हमारे घर का ना एड्रेस दे देना। अब इतनी लंबी रिश्तेदारी तो मुझे याद रहेगी नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ, यहाँ आकर वो आपका नाम बताएगी तो मैं उसे काम पर रख लूंगी। बुआ जी ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद अरे मम्मी ये क्या? मम्मी की, फूफी की, चाची की, मामी की चल रहा था। कैसी कैसी रिश्तेदारी याद रखते हो आप लोग? ये सब तुम्हारी बुआ की कारस्तानी है। अब तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी बुआ जी की बात इस घर में पत्थर की लकीर है। अगर वो रात को दिन कह देना तो हम सबको भी दिन ही कहना पड़ेगा। बेटा दिमाग ज्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है। बुआ ने कह दिया उस रुक्मिणी को काम पर रखना है, मतलब रखना है,
बस बात यहीं खत्म होती है। लेकिन मम्मी आप तो कामवाली के हाथ का काम पसंद नहीं करती। अब पसंद आए या ना पसंद आए उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तुझे बताया ना, बुआ जी ने कह दिया काम वाली रखनी है, मतलब काम वाली रखनी पड़ेगी। अगले दिन जैसे ही बुआ जी ने कहा था, रुक्मिणी काम की तलाश में सरिता के घर पहुंच जाती है। नमस्ते मेम साहब, वो मैं जबलपुर में रहने वाली शन्नो दीदी है ना, उनकी। अरे बस बस बस, मैं समझ गई। तुम ये रिश्तों की भूल भुलैया फिर से शुरू मत कर देना। वैसे भी कल से जब से जीजी ने तेरा रिश्ता बताया ना उस शन्नो के साथ, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मुझे वैसे भी कौन सी कुंडली मिलानी है तेरे साथ। तू तो बस ये बता पैसे कितने लेगी और काम वगैरह करना आता है कि नहीं। अरे मैडम, काम इतना बढ़िया करके देगी आपको, आप जीवन में किधर भी चले जाओगे रुक्मिणी को भूल नहीं पाओगे। सच्ची बात बता रही मैं। और पैसे का क्या है मेम साहब, गरीब आदमी है, हमको कौन हमारी मेहनत का पूरा पैसा देता है। अब जितना देगी मैं काम चिल्ला लेगी। अरे तुझे क्या हम गरीबों का पैसा मारने वाले लोग लगते हैं? पूरा पैसा क्यों नहीं देंगे? 5,000 काम वाली का रेट चल रहा है तो 6,000 ले लेना, लेकिन काम मेरे मन का करके देना पड़ेगा। अरे ठीक है मेम साहब, मैं बिल्कुल चक्काचक काम करके देगी आपको। अच्छा चल ठीक है, तू ऐसा कर, पहले अपने हाथ की चाय पिलाकर दिखा, देखो तो कितना स्वाद है तेरे हाथ में। अरे इसमें क्या है, मैं अभी आपको अपने हाथ की स्पेशल वाली चाय पिलाती है ना। इतना कहकर रुक्मिणी रसोई में चली जाती है। अभी रुक्मिणी को रसोई में गए हुए 2 मिनट हुए थे कि सरिता को उसकी आवाज सुनाई देती है। मेम साहब, आज मेरा पहला दिन है, एक बार आप अपने किचन के बारे में मेरे को थोड़ा बता देती तो सही रहता ना। अच्छा चल ठीक है, आ रही हूँ मैं, अभी तुझे बताती हूँ। सरिता रसोई में जाकर काम वाली रुक्मिणी को सब चीजों के बारे में समझा देती है। अब तो कर लेगी ना, अब मैं जाऊं? एक बात बोलेगी मेम साहब, बुरा नहीं मानने का। अरे कोई मेहमान भी घर पर आता है तो 1 कप चाय बनाकर उसको देते हैं ना अपन लोग। मैं इतनी दूर से आई ली है, अब मेरे को ही चाय बनाने को बोल रही है। आप अपने हाथ की चाय पिला दो, फिर आपके हाथ की चाय पी के मेरे को पता चलेगा ना आप लोगों का टेस्ट कैसा है, वरना पहले इस दिन मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो जाएगा। इस काम वाले के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। जीजी भी पता नहीं कहाँ से छाट छाट कर काम चोर भेज देती हैं। अरे इतनी जुबान चलाने पर हमारे इंदौर की कोई और काम वाली होती तो कब का निकाल कर बाहर खड़ा कर देती। लेकिन क्या करूं, गले की हड्डी बन गई है ये काम वाली। इसे निकाल दूंगी तो जीजी का मुंह फूलकर गुब्बारा हो जाएगा। उन्हें तो यही लगेगा ना मैंने जानबूझकर उनकी भेजी हुई नौकरानी को काम पर नहीं रखा। हाँ ठीक है, बना लाती हूँ चाय। सरिता रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, तभी नौकरानी रुक्मिणी की आवाज सुनाई देती है। अरे मेम साहब, वो मैं क्या बोल रही थी, आज पहला दिन था, मेरे को एड्रेस मालूम नहीं था ना। सवेरे सवेरे जल्दी में कुछ खाए भी नहीं अपने घर से निकल गई थी। बिस्कुट नमकीन नाश्ता वगैरह होगा ना घर पे? हाँ है तो बस लेकर आना, कुछ खा लेगी, चक्कर सा आ रहा है खाली पेट। काम वाली रुक्मिणी को चाय नाश्ता कराने के बाद मेम साहब एक बात बोलेगी आपको, आपकी हाथ की चाय में ना वो स्वाद नहीं है। मैं चाय बनाकर पिलाएगी कल आपको। अभी मैं चलती है, वो क्या है ना अपने मर्द को बोलकर नहीं आई थी आज काम के लिए रुकेगी, तो आज मैं जा रही, कल सुबह समय से आ जाएगी। हाँ चिंता न को करो। काम वाली के जाने के बाद, अरे मम्मी आप क्यों रगड़ रगड़ कर बर्तन धो रही हो? आपने तो काम वाली रख ली थी ना, क्या वो आपकी शक्ल देखकर भाग गई क्या? हाँ बेटा, मैं तो चुड़ैल डायन हूँ, मुझे देखकर ही तो लोग भाग जाते हैं। ज्यादा बकवास ना कर, भाग नहीं गई, कल से आएगी काम पर। अरे उसे काम नहीं करना था तो यहाँ क्या चाय नाश्ता करने आई थी? कमाल करती हो मम्मी आप भी। अगले दिन सवेरे 6 बजे काम वाली रुक्मिणी सरिता के घर पहुंच गई थी। अब क्योंकि सरिता 6,000 दे रही थी काम वाली को, इसलिए सरिता ने भी आज काम करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी। झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सब कराने के बाद अब उसे घर की साफ सफाई देखकर खुशी महसूस हो रही थी। चल ठीक है, 6,000 ले रही है तू, लेकिन काम भी ठीक ही कर रही है। तूने बढ़िया काम किया, मन खुश हो गया मेरा। बस आज इतना काम ठीक है, इसके अलावा कल आंगन और छत की धुलाई भी कर देना। हाँ क्यों नहीं मेम साहब, 2 मंजिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग करवा के आपका मन नहीं भरेला है, अभी धुलाई भी कराएगी। काम वाली थोड़ी रखी है, बोतल को घिसकर जिन निकाला है ना,
जो पूरा दिन आपके सामने जो हुकुम मेरे आका, जो हुकुम मेरे आका बोल के सर झुकाकर खड़ा रहेगा। क्या बोल रही है, हैं? जो बोलना है खुलकर बोलना, इतना तेज कान नहीं है भाई मेरे। कुछ नहीं मेम साहब, ठीक है, शाम को आएगी, अभी जा रही है। कुछ दिन बाद, रुक्मिणी देख रही हूँ, जब तू काम मांगने आई थी तब तो बोल रही थी घर के सारे कामों में हाथ बटाएगी, और अब झाड़ू पोछा करके ऐसे गोली की तरफ भागती है तू। ये ले सब्जी रखी है, इन्हें काट कर रखकर जाना। अब हर रोज का यही हो गया था। अभी तक बिना किसी मदद के अकेले घर संभाल रही सरिता को अब छोटे से छोटा काम खत्म करने के लिए भी रुक्मिणी की जरूरत पड़ने लगी थी। दूसरी ओर घर के पहाड़ जैसे काम को करते करते रुक्मिणी की हालत भी खराब होने लगी थी। एक दिन रुक्मिणी सरिता के यहाँ पहुंचती है। दीदी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, पहले मेरे को मिठाई खिलाओ फिर बताती है। रुक्मिणी की बात सुनकर सरिता उसके मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाल देती है। किस मुंह से बताओ, मेरे को ना बड़ी शर्म आ रही है। कितने मुंह है भाई तेरे पास? एक ही मुंह है ना, इसी मुंह से बता दे। मैं ना प्रेग्नेंट है। हैं? तू तो कह रही थी तेरा पहले से एक लड़का है, अब दूसरा बच्चा नहीं करेगी? अरे मेम साहब, कही हुई सारी बातें किधर पूरी होती है? वैसे भी बच्चे तो भगवान की मर्जी से होते हैं, अगर भगवान को यही मंजूर है तो ठीक है। ठीक है, जो है सो है। चल अब जल्दी से काम में लग, पहले ही तो इतना लेट आ रही है। हाँ मेम साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमको किधर प्रेगनेंसी का छुट्टी मिलेगा? हमको तो काम करना ही पड़ेगा ना, चाहे कितनी कमजोरी लगे, सर घूमे, लेकिन हमको तो आते ही काम करना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, तो परेशान ना हो, अभी बाहर धूप से आई है ना, और फिर प्रेग्नेंट भी है। चल तू बैठ जा, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, उसके बाद आराम से काम करना। सरिता रसोई में जाती है और चाय का बर्तन गैस पर चढ़ा देती है। मेम सब चाय बना रही है क्या? अरे नहीं, डॉक्टर ने ना मेरे को ज्यादा चाय पीने के लिए मना किया। ऐसा करो, गरम करके दूध ही दे दो, और ज्यादा देर तक भूखा रहना भी बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है ना। कुछ बना के रख के लाए क्या आपने? नहीं भाई, सुबह सुबह का नाश्ता तो तू ही बनाती है, मैं क्या बना के रखूंगी? चलो अच्छा ही चाहिए, कोई बात नहीं। ओ भैया को ताकत के लिए क्या देती है आप? मेरे को भी थोड़ा सा दे दो ना, दूध के साथ ले लेगी, मेरे बच्चे को भी ताकत आएगी ना। क्या कहा तूने? भैया को मैं काजू बादाम खिलाती हूँ, अब क्या तुझे भी काजू बादाम खिलाऊं? हाँ मेम साहब, आपका बच्चा है, हम गरीब लोगों का क्या है? हमारे बच्चों के लिए कौन सोचता है? तू ये बात बात पर रोना धोना क्यों चालू कर देती है? ला रही हूँ घी में फ्राई किए हुए काजू बादाम मखाने, जो सरिता अपने बेटे को दूध के साथ खाने के लिए देती थी। अब उन पर रुक्मिणी की नजर लग चुकी थी। दोनों टाइम दूध और मेवे खाने के बाद रुक्मिणी हाय हाय करती उठती और 2-4 काम में हाथ लगाने के बाद फिर से सर पकड़कर बैठ जाती। एक दिन सरिता की पड़ोसन सरिता से मिलने के लिए आती है। तभी वो पड़ोसन को पानी दे रही थी कि रुक्मिणी चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। अरे बहन जी, इसे क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी काम वाली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। 2-4 इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएगा ना, तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। अस्पताल का नाम सुनते ही रुक्मिणी उठकर बैठ जाती है। अरे नहीं, इतना खर्चा कई को करने का कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना आंटी जी, मैं प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में ना काम की वजह से चक्कर आना, ये सब कौन सा बड़ा बात है? सरिता बहन, कुछ सोचना चाहिए आपको। वो बेचारी प्रेग्नेंट है और आप उससे घर में रगड़कर झाड़ू पोछा लगवा रही हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा पत्थर तोड़वा लिया है इससे हमने? और अगर इससे काम करने में तकलीफ हो रही है तो छुट्टी लेकर घर पर बैठे, हम अपने लिए दूसरी नौकरानी देख लेंगे। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी इसके साथ। बस इसीलिए ना मैं अपना तकलीफ किसी को बताती नहीं मेम साहब। अब आप बोल दिया कि मैं काम छोड़ दे और आप किसी और काम वाली को लगा लेंगी। वैसे भी मैं कौन सा आपकी सगी है, मैं तो सौतेली काम वाली है ना। आपके रिश्तेदार के कहने पर आपकी इधर रुके लिए, आपको वैसे भी मैं फूटी आंख सुहाती नहीं है। अपन काम वाली का क्या है, अपन का जिंदगी कैसा है। अरे भाई, फिर से रोना चालू कर दिया तूने। चल ठीक है, नहीं निकाल रहे तुझे काम से। और ठीक है, कल से तुझे ज्यादा काम वाम करने की जरूरत नहीं है, काम मैं देख लिया करूंगी। तू बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख। हाँ, और वैसे भी मैं सोच रही थी तुम काम वालियां कितना कुछ करती हो हम लोगों के लिए।
अब तेरे ऐसे वक्त में मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। बस उस दिन के बाद काम वाली रुक्मिणी इतना फैली कि उसके आगे रायता भी शर्मा जाए। मेम साहिब, वैसे तो आप लोग मेरा पूरा ख्याल रखती हो, लेकिन कल ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर बोला मेरी बॉडी में ना आयरन का कमी है। अनार सेब खजूर खाने को बोले लाए मेरे को। अब आपको तो पता ही चाहिए मेम साहब, मैं गरीब औरत, मैं की तरह से लाएगी इतना महंगा महंगा फल फ्रूट। अच्छा चल तू परेशान मत हो, ये ले सेब अनार सब लाकर रखा है तेरे सामने, उसमें से खा ले। बस कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अब मेम साहब क्या बताऊं आपको, आजकल ना मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द रहने लगा है। 6ठा महीना है ना, ऐसे में शरीर पर जोर तो पड़ता ही है। मेरे घर के पास एक दाई रहती है, उसको दिखाकर आई मैं, बोली कोई मालिश वाली लगा ले, थोड़ा तेल मालिश करेगी ना तो जोड़ों में मजबूती आएगी। अब हम गरीब लोग किधर से मालिश वाली लगाएंगे। मैं सोच रही लिए जबलपुर वाली चीची को फोन कर देती हूँ, वही कोई मालिश वाली का इंतजाम करती मेरे लिए। काम वाली रुक्मिणी जबलपुर में अपनी दीदी को फोन करती है और कुछ ही देर बाद बुआ जी का फोन सीधा सरिता के पास आता है। अरे सरिता, ये उम्मीद नहीं थी भाई मुझे तुमसे। भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, घर में किसी चीज की कमी है क्या? वो बेचारी ऐसी मुसीबत में पड़ी है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा उसकी देखभाल कर लोगी तो? अरे बेचारी प्रेग्नेंट है, ऐसे टाइम पर तो किसी गैर को भी देखकर नजरअंदाज नहीं किया जाता। अरे जीजी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हम तो अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख रहे हैं, किसी चीज की कमी रखी है क्या उसके लिए? दूध घी मेवे सब तो खा रही है हमारे घर में। आप कहे तो प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दे। बस भाभी, यही सुनना बाकी रह गया था। अब क्या मेरी बात की इतनी भी वैल्यू नहीं रही घर में? बुआ जी को गुस्सा होता देख सरिता को तुरंत एहसास होता है कि उसने शायद कुछ गलत बोल दिया। अरे जीजी, आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल ले गई। देखिए आप फिक्र मत करिए, आप यही चाहती है ना मैं उस रुक्मिणी का पूरा ख्याल रखूं, तो आप अब निश्चिंत हो जाइए। आपकी काम वाली को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं हूं ना, मैं देखभाल करूंगी उसकी। सरिता को काम वाली रुक्मिणी के लिए एक मालिश वाली भी लगवानी पड़ती है। रुक्मिणी बड़े आराम से 6000 महीने ले रही थी। उसके अलावा घी, दूध, फल, मेवे की दावत भी उड़ा रही थी। इतना ही नहीं, अब तो मालिश वाली से उसके दिन में 2 वक्त मालिश भी हो रही थी। रुक्मिणी को सरिता के घर आए 11 महीने बीत गए। ना तो 11 महीने में रुक्मिणी का पेट नजर आ रहा था और ना ही अभी तक बच्चा पैदा हुआ था। बस उसका मैं प्रेग्नेंट हूं ये राग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस बहुत हो गया, अब चाहे जीजी बुरा माने या मुझसे रिश्तेदारी खत्म कर ले, इस काम चोर रुक्मिणी को अब मैं एक दिन और नहीं झेलने वाली। 1 नंबर की झूठी औरत है। अरे हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किया? सब सच झूठ उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है मुझे। गुस्से में सरिता अपनी ननद को फोन घुमाती है। सरिता की बात सुनकर बुआ जी अगले दिन की ट्रिप से इंदौर पहुंच जाती है। अरे कमबख्त नाच पीटी को देखो, कैसे मेरी भाभी का इतने महीनों तक तूने पागल बनाकर रखा। बेचारी भाभी पैसे भी दे रही है और तेरी सेवा भी कर रही है। खबरदार जो तूने 1 रुपया भी भाभी से मांगा तो। और भाभी 11 महीने मुफ्त की दावत उड़ाई है ना इसने, पूरे 24 महीने बिना पगार के काम करेगी, वरना अब भी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ इसकी। बोल, करेगी कि नहीं? अरे मेम साहिब, आप तो नाराज हो गए लाए। मैं कब काम करने के लिए मना करी? मैं तो सरिता मेम साहब के साथ मजाक कर रही थी, वरना ऐसा किधर होता है 11 महीने में बच्चा पैदा नहीं होगा। बस फिर क्या था, बुआ जी की गरजती हुई आवाज सुनकर चालाक बन रही रुक्मिणी एकदम सीधी हो जाती है और अगले 2 साल तक सरिता के घर बिना पगार के नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है। आलू बिना डोसा। दिल्ली शहर में मेनन फैमिली रहती थी। वो लोग साउथ इंडियन थे, लेकिन कुछ दशक पहले यहाँ आकर बस गए थे। घर के मुखिया थे विश्वनाथन, लेकिन घर की बॉस थी उनकी पत्नी गिरिजा। वेंकटेश, नागराज, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? तू बता नागराज। ना भैया आप बताओ। अब अम्मा हम लोग बस बाहर जरा यूं ही। वो क्या वो? अरे गिरिजा, क्यों गरज रही हो? बच्चे जा रहे हैं, जाने तो। आप ज्यादा इनकी तरफदारी ना करो। आपको पता है ये लोग सुबह सुबह छोले भटूरे खाने जा रहे हैं। अपना साउथ इंडियन नाश्ता खाना छोड़कर इन्हें ये सब खाना है। हाँ तो इसमें गलत क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। चलो दोनों चुपचाप घर में बैठकर डोसा खाओ। ओके पापा। ओके पापा। ये सब देखकर वेंकटेश की पत्नी लक्ष्मी और बहन काव्या दोनों दूर खड़ी हंस रही थी। क्यों भैया, मजा आया?
बताऊं अभी तुझे, रुक। अरे नहीं, सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। अरे आप भी क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हो? छोड़ो ये सब और बैठकर नाश्ता करो। बहुत सही कह रही है, चलो बैठो सब लोग। आखिरकार सब लोग बैठ गए और नाश्ता करने लगे। कुछ दिन बीते थे, घर में सब कुछ शांत चल रहा था, जब विश्वनाथन ने एक दिन अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक बड़ा ऐलान कर दिया। गिरिजा, मुझे याद आया, मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत ही सुसंस्कारी, सुंदर, शुद्ध तमिल ब्राह्मण परिवार से है। मैं सोच रहा था नागराज के लिए एकदम सही रहेगी। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कर दी। मैं सोच ही रही थी बेचारे नागराज की शादी हो पाएगी कि नहीं। अरे कैसी बात करती हो मजाक कर रही हो। दोनों की बातचीत सुनकर नागराज वहीं सामने आ गया और बोला, अम्मा अप्पा रुकिए जरा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या हुआ? कहीं फिर से छोले भटूरे की दुकान खोलने का नहीं सोच रहा ना? नहीं अम्मा, बात कुछ और है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों थोड़ी देर चुप रहे और फिर एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। अरे बेटा, हमें पहले से सब पता था, लेकिन तू चुप था, इसलिए सोचा थोड़ा नाटक रचे जिससे शायद तू बोल दे, और वही हुआ। हमें तो शक था जब तू बार बार मोबाइल की स्क्रीन चाट रहा था। अरे आप लोग भी ना, ऐसे कैसे आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया? बेटा, हम भी कभी जवान थे और तुम्हारे पिताजी तो लव लेटर को काव्य समझते थे। अब जब बात खुली गई तो नागराज ने पूरी कहानी सुनाई। उसका नाम मीरा है, बहुत ही समझदार और प्यारी लड़की है। दिल्ली में ही रहती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से है। क्या साउथ इंडियन नहीं है? अरे भगवान, अब तो इडली डोसा सब गया। शादी में पूरी कचौड़ी परोसनी पड़ेगी। अम्मा अप्पा प्लीज, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। अम्मा अप्पा, नागराज सही कह रहा है, पहले लड़की से मिल लो फिर फैसला करना। साउथ या नॉर्थ, इंडियन तो है। और मीरा जैसी समझदार लड़की आपको बहुत पसंद आएगी। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। अच्छा, इसका मतलब जिठानी और देवरानी में गठबंधन पहले ही हो चुका है। सब लोग हंस पड़े। आखिरकार गिरिजा और विश्वनाथन मीरा से मिलने को तैयार हो गए। जब मीरा मिली तो उनके होश उड़ गए। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी जवानी की फोटो जैसी लग रही है। हाँ, बस फर्क इतना है कि इसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं और तुझे देखकर डर जाते थे। आप तो नहीं डरे? हाँ? ऐसे ही नोक झोंक और बातों के बीच शादी पक्की हो गई, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। हमारी बेटी की शादी में नॉर्थ इंडियन रस्में होगी, हल्दी, संगीत, डीजे, ड्रम, ढोल। और हमारे यहाँ बिना काशी यात्रा के शादी नहीं होती। दूल्हा बिना छाता बिना चप्पल घर छोड़कर जाता है और फिर कन्या पक्ष से रोकता है। ये कौन सी यात्रा है भला? हम तो जूता चुराने की रस्म करते हैं। जूता चुराओ या दुल्हा चुराओ, ये शादी तो मेला बन गई है। अरे भगवान, मैं तो सोच रहा था बस मंडप में बैठना, या तो ड्रामा चालू हो गया। अब रुकिए सब लोग, क्यों ना दोनों परिवारों की रस्में मिलाकर एक मसाला शादी करें। साउथ की काशी यात्रा, नॉर्थ के हल्दी, साउथ का नादस्वरम, नॉर्थ का डीजे, और भोजन में इडली भी होगी और राजमा भी। हर मिठाई में रसमलाई भी होगी और केसरी भी। आखिरकार सब मान गए। शादी धूमधाम से हुई। मीरा के पापा डीजे पर नाचते रहे, कभी बॉलीवुड के गानों पर तो कभी कॉलीवुड के गानों पर, और गिरिजा तो मीरा की तरफ फलों को डोसा खिलाकर गर्व महसूस कर रही थी। मजा आ गया, मैंने इन सबको डोसा खिला दिया। शादी के बाद मीरा पूरे तामझाम और दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के साथ नागराज के घर आई। अंदर आते ही नारियल फोड़ा गया, हल्दी कुमकुम का तिलक लगा और आरती हुई। स्वागतम सुस्वागतम, अब से तुम हमारे कुल की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी तो मैं हूं ना। अरे चुप रहे लक्ष्मी, मजाक मत कर। मीरा हंसती रही। सब कुछ नया नया था और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब बारी आई पहली रसोई की। सुनो सुनो, अब बहू की पहली रसोई है। मैं चाहती हूँ प्याज वाली उत्तपम, नारियल की चटनी और स्टीम इडली बने। और मीठे में पायसम। हाँ, और सांभर तो होना चाहिए, वरना पेट कैसे भरता है। मीरा तो सुनते ही घबरा गई। रसोई से ज्यादा तो उसे इन नामों का उच्चारण ही नहीं आता था। वो चुपके से नागराज को खींचकर कमरे में ले गई और बोली, नागराज, मुझे तो सिर्फ हलवा बनाना आता है। प्लीज अपनी अम्मा से बोल तो आज मुझे हलवा बना लेने दे, बाकी मैं सब बाद में सीख जाऊंगी। अब ठीक है, मैं बात करता हूँ। कुछ देर बाद नागराज ने गिरिजा से बात करी। अम्मा, मीरा पहली बार बना रही है, वो हलवा बनाना चाहती है।
क्या अब हमारे घर में भी नॉर्थ इंडियन हलवा बनेगा? डोसा इडली गए तेल लेने? तेल तो सांभर में डालते हैं गिरिजा, हलवा में तो घी। आप चुप रहिए मिस्टर विश्वनाथन। गिरिजा ने घर सर पर उठा लिया। आखिरकार नागराज के समझाने से गिरिजा मान गई और मीरा ने गाजर का हलवा बनाया। अम्मा एक बार खाओ तो सही। चखा दे ला। वाह मीरा क्या बात है, मुंह मीठा कर दिया। ऐसा हलवा तो हमने कभी नहीं खाया। सब तारीफ कर रहे थे लेकिन लक्ष्मी और काव्या अलग मूड में थी। हाँ है तो अच्छा, बस थोड़ा और मीठा होता तो शुगर बढ़ जाती। और गाजर थोड़ी और कड़ी होती तो सबका जबड़ा खोल देती। मीरा थोड़ी उदास हो गई, वो कुछ नहीं बोल पाई। उसको ऐसे देखकर वो दोनों हंस पड़ी और बोली, अरे हम मजाक कर रहे भाभी, हलवा एक नंबर है। हाँ उदास मत हो, हमारा तो रिश्ता ही तानों का है, ऐसे उदास होगी तो कैसे चलेगा। जी समझ गई। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए और मीरा अब पूरे घर की बहू बन चुकी थी। रात का समय हुआ। मीरा ने बिना किसी से पूछे राजमा चावल बना डाले। नागराज और वेंकटेश ने देखा तो उछल पड़े। अरे वाह अम्मा, आज तो बहू ने सीधे दिल जीत लिया। हाँ अम्मा, ये राजमा चावल नहीं, प्यार है प्यार। प्यार अगर गैस पे पकता तो सारे शेफ लव गुरु होते। सब हंसने लगे लेकिन गिरिजा सीरियस होकर बोली, बहू आज तो बना लिया पर कल डोसा बनेगा, मुझे बहुत मन कर रहा है डोसे का। जी मम्मी जी। मीरा ने हाथ तो कर दी पर वो घबरा गई। रात को जब वो कमरे में थी तो नागराज बोला, क्या हुआ मीरा, इतनी उदास क्यों हो? डोसा बनाना है और मुझे तो पता भी नहीं वो होता क्या है। सच कहूं तो मुझे लगा डोसा एक बड़ा पराठा होता है। तो वैसे ही समझ लो, बड़ा पराठा, और हाँ बस थोड़ा पतला और कुरकुरा होता है। मतलब पतला और कुरकुरा पराठा? ठीक है, मैं ऐसे ही बना लूंगी। सुबह होते ही मीरा कमर कसकर रसोई में जुट गई। उसने एक बड़ा सा पराठे जैसा डोसा बनाया और अंदर भर दिए आलू के मोटे मोटे टुकड़े। आलू पराठा सबको पसंद आता है तो ये डोसा भी पसंद आएगा। तभी काव्या किचन में आती है। भाभी कुछ मदद? नहीं, ये सरप्राइज है, कोई नहीं आएगा किचन में। ओके ओके। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। बहू आ रही है, सब तैयार रहो और भगवान तैयार रहो। लीजिए आलू वाला स्पेशल डोसा। ये डोसा या डोसे की लाश? इतना मोटा डोसा तो मैंने पहलवानों को खाते भी नहीं देखा। और अंदर जो आलू भरा है वो तो मानो धरती की कोर से निकल गया हो। इतना भरा, एक डोसा खा लूं तो 3 दिन खाना ही ना खाना पड़े। मीरा शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी। अरे ओ बहू, रो क्यों रही है? देखो तो सही, हम सब तुम्हारे इस नए क्रिएटिव डोसे को याद रखेंगे, लेकिन आगे से कहीं रेसिपी देख कर बनाना। वैसे इस डोसे को तो हम इतिहास में दर्ज करेंगे, आलू डोसा आंदोलन के नाम से। मीरा ने प्लेट में रखे अध पके, चिपचिपे और अजीब से दिखने वाले डोसे देखे। एक गहरी सांस ली और सीधे अपने कमरे की ओर भागी। दरवाजा बंद किया और बेड पर मुंह के बल गिरते ही फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये तो डोसा नहीं कोई एलियन चप्पल लग रही है। सब हंस रहे थे, मैं तो बस सबको खुश करना चाहती थी। तभी दरवाजा खुलता है और नागराज आता है। अरे ओ मीरा, तो रो क्यों रही है? कहीं गैस तो नहीं फट गई? नहीं, मैंने डोसा बनाने की कोशिश की लेकिन वो बकवास निकला, सब हंस रहे थे मुझ पे। तुमने क्या सोचा, पहली बार में डोसा बनाओगी और सीधा मास्टर शेफ फिनाले जीत लोगी? हंसो मत ना, मैं सच में ट्राई कर रही थी। अरे बाबा, जब तुमने कभी डोसा देखा नहीं, खाया नहीं, बनाया नहीं तो एकदम से कैसे बनेगा? धीरे धीरे आ जाएगा सब, टेंशन नहीं लेने का मीरा देवी। तो आप ही बता दो कैसे बनाते हैं डोसे। मैं तो सिर्फ खाने का एक्सपर्ट हूँ, बनाना तो हमेशा अम्मा ने किया है, उनसे पूछ लो। नहीं, अगर अम्मा को पता चल गया कि मुझे डोसा बनाना नहीं आता तो वो सोचेंगी कि उनके बेटे ने चूजा पाल लिया है। मैं यूट्यूब से सीख लूंगी। हाँ वही देख लो, आजकल वही सबसे बड़ा गुरु है। अगली बार जब डोसा बनाने की बारी आई तो मीरा ने मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोला और सामने लिखा था नो इंटरनेट कनेक्शन। हे भगवान, आज ही नेट खत्म होना था। बाहर से गिरिजा की आवाज गूंजी। अरे मीरा, जल्दी से गर्मा गर्म डोसा और सांभर लेकर आओ, मेरी सहेलियां आने वाली हैं।
अब क्या करूं, नो नेट नो रेसिपी, चलो भगवान भरोसे ही सही। इस बार मीरा ने फिर से आलू डाला, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसने धनिया, चाट मसाला और छोले भी डाल दिए। थोड़ी देर बाद सबने डोसा खाया। अरे मीरा, तुम किस जन्म का बदला ले रही हो? ये डोसा है या छोले भटूरे की आत्मा? भाभी ये तो डोसा पापड़ी बन गया। अब ये डोसा नहीं, साउथ इंडियन गोलगप्पा है। मीरा शर्म से लाल हो गई और चुपचाप वापस किचन में चली गई। तभी बाहर से आवाज आई, नमस्ते जी। पड़ोसन दीपशिखा घर आई थी। मैं तो आज नई बहू के हाथ का कुछ खाने आई हूँ। सुन रखा है बड़ा हाथ चलता है उसका। हाँ भैया, आओ आओ। बताइए क्या खाएंगी? छोले भटूरे, शाही पनीर या राजमा चावल? हाय राम, अगर मुझे यही सब खाना होता तो अपने घर ना खा लेती। हमारे मेनन साहब साउथ इंडियन है। मैं तो सुपर साउथ ट्रीट की उम्मीद लेकर आई हूँ। अरे रहने दो मीरा, तुम मत बनाओ, मैं कुछ बना लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहू के हाथ का ही खाऊंगी। आपकी तारीफें बहुत सुनी है मैंने। जी बनाती हूँ ना कुछ। कुछ भी बनाना बेटा, लेकिन डोसा मत बनाना। जी मम्मी जी। क्यों भाई, डोसे में ऐसा क्या है? अरे कुछ नहीं, आजकल कई बार डोसा खा लिया ना तो मन नहीं हो रहा। मीरा फौरन किचन में गई और इडली बनाकर लाई, लेकिन वो इडली भी आलू वाले डोसे से कम नहीं थी। अरे बाप रे, तो मुझे डांट में लग गई। हाय हाय, ये इडली है या संगमरमर का पत्थर? दीपशिखा ने इडली वापस प्लेट में रखी और बुरी तरह से हंसने लगी। वो पेट पकड़कर हंसती चली गई और घर से बाहर निकल गई। मोहल्ले वाले बिल्कुल सही तारीफ कर रहे थे। मेरा तो दिल खुश हो गया इडली खाकर। मीरा रो पड़ी और लक्ष्मी से बोली, प्लीज दीदी मुझे कुछ सिखा दो, वरना मेरी इज्जत पूरी कॉलोनी में उठ जाएगी। ठीक है, कल सिखा दूंगी। तुम हर बात पर गंगा जमुना क्यों बहाना शुरू कर देती हो? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चों की तरह रोने लगती हो हर बात पे। पहले एकता कपूर की किसी सीरियल में काम करती थी क्या? नहीं तो। तुम मेलोड्रामा थोड़ा कम किया करो, हाँ, सीख जाओगी। मीरा ने सोचा अब लक्ष्मी उसे सिखा देगी, लेकिन सिखाने से पहले ही वो तो मायके चली गई और अगले दिन शाम को नागराज का दोस्त रवि घर आया। आज तो भाभी के हाथ का डोसा खाए बिना नहीं जा सकता। हाँ जरूर। काव्या प्लीज तुम बना दो, वरना मैं फिर बेइज्जत हो जाऊंगी। भाभी मैं तो आपसे भी खराब बनाऊंगी, और नागराज भैया को गुस्सा आया तो आप ही बनाओ। मीरा ने फिर हिम्मत की और डोसा बनाया। इस बार कुछ सही सही बना, मगर अंदर फिर से आलू भर दिया। हे भगवान, इससे अच्छा तो गली का मुल्ली डोसा वाला बनाता है। मैं चलता हूँ, वरना मेरा डोसे पर से विश्वास उठ जाएगा। वो पैर पटक कर चला गया और नागराज को गुस्सा आया। मीरा, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी। अब लोग कहेंगे कि नागराज मेनन की बीवी को डोसा बनाना नहीं आता। जब मुझे बनाना आता ही नहीं तो क्यों बनवाते हो? अरे तो यूट्यूब देख लेती। रिचार्ज खत्म था। हद है, चलो अब करवा देता हूँ। वो फोन उठाकर रिचार्ज करता है और मीरा से कुछ कहे बिना गुस्से में सोने चला जाता है। इधर मीरा ने यूट्यूब खोला, मगर हर वीडियो या तो अंग्रेजी में था या तमिल में। अरे ये लोग तो डोसा की रेसिपी भी गुप्त भाषा में बताते, हिंदी में कुछ भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जो सिखाने वाली थी वो मायके भी जा चुकी थी और इधर लोगों का आना ही बंद नहीं हो रहा था। अगले दिन गिरिजा की सहेलियां घर आई। अरे गिरिजा, बहुत बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, पर अब कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा रहता। मैं बनाकर लाती हूँ ना। क्या बात है, बहू है और सास खाना बना रही है? ये कैसी बहू जी? अरे नहीं, वो बात नहीं है। हम समझ रहे क्या बात है, या तो नालायक बहू मिल गई है या फिर हिटलर बहू। गिरिजा की सहेलियां जैसे ही चली गई, गिरिजा का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना वक्त गवाए मीरा को लताड़ना शुरू कर दिया। बस बहुत हो गया मीरा, अब तो रसोई में पैर भी नहीं रखेगी। जब तक तू कोई साउथ इंडियन खाना बनाने का कोर्स नहीं कर लेती तब तक कुछ नहीं बनाएगी। तेरी वजह से हर तरफ हमारी नाक कट रही है। हमारे खानदान की ऐसी की तैसी कर दी है तूने। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात मान लूंगी, अब कुछ नहीं बनाऊंगी, पर कल मेरा बर्थडे है। देखो गिरिजा, बहू का जन्मदिन है, कल उसे चैन से मनाने दो, बाकी बातें बाद में कर लेना। गिरिजा ने भौहें सिकोड़ ली और चुप हो गई। अगली सुबह घर में हलचल थी। बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। आज का खाना मैं खुद बनाऊंगी, पूरी तैयारी कर ली है मैंने। रात भर यूट्यूब पर रेसिपी देखी है, अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मस्त जोक मारा रे। सोच लो मेरा कहीं डोसा का समोसा ना हो जाए फिर से।
अब की बार सब सही होगा, अब की बार असली साउथ इंडियन टेस्ट। सबने हामी भर दी लेकिन चेतावनी भी दी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इस बार तेरा जन्मदिन ही बिगड़ जाएगा, ये याद रखना। शाम को केक कटा, सबने गाना गाया, फोटो खींची और फिर भूख से बिलबिलाते मेहमान चिल्लाने लगे। अब जल्दी से खाना परोसे भई, केक से तो भूख और बढ़ गई। मीरा मुस्कुराते हुए थालियां ले आई। एक के बाद एक डिश सामने आने लगी। इडली, डोसा, सांभर, उपमा, वड़ा। इस डोसे में भी आलू है? यहाँ तो उपमा में भी आलू है। ये कौन सी रेसिपी देख ली इसने? सांभर में दम आलू, ये तो दमदार निकली बहू। क्या? नहीं, मैंने तो सब ठीक बनाया था। आलू की सब्जी तो अलग थी, वो दम आलू कहाँ गए? उसी समय काव्या बड़ी मासूमियत के साथ बोली, मुझे लगा वो कटे हुए आलू सब्जी में डालने हैं तो मैंने सब डिश में डाल दिए। आप कह रही थी ना मदद करनी है तो मैंने कर दी। मैंने मदद कहा था, बर्बाद करने को नहीं। सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहू, तुम्हारी और हमारी किस्मत में आलू वाला डोसा ही लिखा है। आलू बिना डोसा नॉट अवेलेबल। आज पहली बार मेरी देवरानी ने कुछ सही बनाया था, लेकिन हमारी बहन जी ने सब बर्बाद कर दिया। चुप रहो सब, खाओ चलो, आज साउथ इंडियन आलू महोत्सव है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। मीरा पहले तो गुस्से में थी, लेकिन जब सब हंसने लगे तो खुद भी अपनी हालत पर मुस्कुरा उठी। अब तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा, आलू मेरा पीछा नहीं छोड़ते। और मैं तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आलू वाली बहू, हैप्पी बर्थडे आलू वाली बहू। फिर सबने तालियां बजाई और वो अनोखा जन्मदिन मीरा की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। आलू वाली इडली, आलू डोसा और ढेर सारी मस्ती। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें बताया था ना आज तुम्हारी बुआ जी घर पर आ रही हैं। अरे यार, बुआ जी को हमारे घर पर आने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? जब भी घर पर आती है कुछ न कुछ मनहूसियत लगाकर जाती है। क्या बोली? ये कोई तरीका है क्या अपने बड़ों के बारे में बात करने का? दोनों के दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, ये सब काम बाद में कर लेना। थोड़ी देर बाद उनकी बुआ जी घर आ जाती हैं और पूजा और पिंकी भी तैयार होकर नीचे आती हैं। ओहो, क्या बात है भाई, मुझे तो घर आए इतनी देर हो गई और तुम दोनों अब नीचे उतर कर आई हो। हाँ बुआ, वो हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन है ना, तो बस वही बना रहे थे। सोनिया और शिल्पा नहीं आई है क्या? नहीं, उन दोनों को भी कुछ काम था तो आज नहीं आ पाई, लेकिन अगली बार ले आऊंगी। ये लीजिए दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में गर्मा गर्म गांठिया और पकौड़े। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे तुम दोनों अभी 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेने का सोच रही हो? अरे यार, कहीं पापा बोल ना दे कि हम साइंस लेने का सोच रहे हैं, वरना ये फिर से उसमें पनौती लगा देंगी। हम ना आर्ट्स लेने का सोच रहे हैं बुआ जी, और शायद कॉमर्स भी ले ले। क्या? लेकिन तुम दोनों तो कह रही थी तुम दोनों साइंस लोगी। मैंने तो तुम्हारी कोचिंग की बात भी कर ली, फिर अचानक से तुम्हारा प्लान कैसे बदल गया? अरे यार, ये बुआ के सामने क्या बोल दिया पापा ने। अब ये अपनी मनहूसियत इस पे पक्का लगाएंगी। क्या? जब तुम दोनों ने साइंस लेने का सोचा है तो मुझे और कुछ क्यों बोल रही हो? लगता है अपनी बुआ को सब बताना नहीं चाहती है ना? अरे नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, है ना पिंकी? हाँ बुआ जी, मजाक कर रहे थे। ये मजाक वगैरह छोड़ो, लेकिन साइंस लेने का कोई फायदा नहीं है। तुझे पता है मोहन, नत्थू की दोनों लड़कियों ने साइंस ली थी, क्या हुआ आगे जाकर? दोनों फेल हो गई। दोनों को दोबारा से आर्ट्स से पढ़ाई करवाई है। हाँ बुआ, शायद वो दोनों ना पढ़ाई में अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम दोनों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। अब चिंता मत करो, हम आराम से साइंस कर लेंगे। अरे शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, और तुम्हारे यहाँ पर तो कोई इतना अच्छा स्कूल भी नहीं है जहाँ पर अच्छी सी साइंस की पढ़ाई होती हो। खामखा अपने 2 साल खराब कर लोगी, और उसमें भी अगर अच्छी परसेंटेज नहीं बनी ना तो किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा। यार पूजा दीदी, ये बुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इन्होंने अगर अभी पापा के सामने 2-4 बातें बोल दी ना तो साइंस गई हमारे हाथ से। अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही पता लग गया, वरना दोनों अगर साइंस ले लेती तो बेड़ा गर्क हो जाता दोनों का। मैं तो कह रही हूँ मोहन, साइंस मत दिलाइयो इनको, वरना फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब ठीक कह रही हो जीजी, साइंस लेने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों आर्ट्स या फिर कॉमर्स ले लो। अरे पापा, लेकिन अरे एक बार बोल दिया ना तुम्हारे पापा जी ने और तुम्हारी बुआ जी ने, फिर क्या लेकिन कर रही हो? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है हम लोगों ने। क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें सब पता है। चलो अब आओ और किचन में मेरी हेल्प करो। बुआ जी दोनों के साइंस लेने पर अपनी मनहूसियत लगा देती है और दोनों बहनों का मूड भयंकर खराब हो जाता है। अच्छा होता जो पापा बुआ को कुछ बोलती ही ना।
अरे इससे भी अच्छा ये होता कि बुआ घर पर ही नहीं आती, और उससे भी अच्छा ये हो सकता था कि हमारी बुआ इस दुनिया में ही ना आई होती तो हमारी जिंदगी की आधी से ज्यादा मनहूसियत वैसे ही खत्म हो जाती। बेचारी पूजा और पिंकी बचपन से ही उनकी बुआ उनके हर काम में मनहूसियत लगा देती थी। उनकी वजह से दोनों की पढ़ाई में भी मनहूसियत लग गई, और जहां उनको साइंस से पढ़ाई करनी थी वहां उन्हें कॉमर्स से पढ़ाई करनी पड़ी 2 साल बाद। अरे यार, हमारे यहाँ पर तो कॉमर्स के लिए कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं है। लगता है पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बस रहने दो दीदी, आपको क्या लगता है हम बाहर पढ़ने जा पाएंगे? हाँ, मम्मी पापा पढ़ने के लिए मना तो नहीं करेंगे, पढ़ने के लिए बाहर भेज ही देंगे। मैंने ना कल रात को पापा से बात भी की थी। मम्मी पापा तो भेज देंगे, लेकिन हमारे घर की हर बात बुआ को जरूर पता चलती है, और अपने होते हुए बुआ हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करने देगी क्या? ठीक कह रही है, मैं पापा को बोल दूंगी बुआ को इस बारे में कुछ मत बताना। चल मम्मी पापा के पास चलते हैं। उनके मम्मी पापा नीचे हॉल में बैठे थे। वो दोनों उनसे बात करने के लिए जैसे ही नीचे आती हैं तो सामने बुआ जी बैठकर चाय पी रही थी। अरे बाप रे, ये फिर से आ गई। अब तो किसी को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है पूजा दीदी, मुझे अच्छे से पता है अब तक बुआ जी ने अपना काम भी कर दिया होगा। अरे तुम दोनों आओ आओ, अभी भैया से तुम्हारे कॉलेज के बारे में बात कर रही थी। भैया कह रहे थे तुम दोनों बाहर पढ़ने जाना चाहती हो। हाँ बुआ, हमारे यहाँ कॉमर्स के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं है ना, इसलिए बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा। आजकल की लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है। अरे क्यों नहीं है, कॉलेज है तो सही, गंगाधर कॉलेज में करवा लो एडमिशन। लेकिन बुआ वो कॉलेज अच्छा नहीं है। ऐसे कैसे अच्छा नहीं है? मेरी पड़ोसन रमा की बेटी ने वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आज अच्छी खासी नौकरी पर लगी हुई है। अच्छा कॉलेज और खराब कॉलेज कुछ नहीं होता, पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ लेता है। बात तो तुम्हारी बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी आजकल तो इंटरनेट पर भी क्लासेस मिल जाती है, तो जो तुम्हें कॉलेज में समझ में ना आए वो तुम यूट्यूब से पढ़ ले। पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन पापा, ये हर बात में लेकिन कहने की आदत हो गई है क्या तुझे? जब तेरे बुआ जी और पापा जी कह रहे हैं यहाँ पर पढ़ लो, तो फिर क्या जिद है बाहर जाने की? गंगाधर कॉलेज में एडमिशन करवा लो। अब ना चाहते हुए भी दोनों बहनों को गंगाधर कॉलेज में ही एडमिशन करवाना पड़ता है। इस तरह बुआ जी आए दिन किसी न किसी बात पर उनकी पनौती लगाती रहती थी। जैसे तैसे दोनों बहनें उस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और अब बारी आती है उनकी जॉब की। पापा प्लीज इस बार आप मना मत करना, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं और पिंकी बेंगलुरु जाएंगे। जॉब की ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। हाँ पापा, इस बार प्लीज बुआ से कुछ मत कहना। अरे क्यों कुछ नहीं कहना? एक तो तुम्हारी बुआ जी तुम्हारी इतनी चिंता करती है, ऊपर से वो मुझसे पूछेंगी तो मुझे तो सामने से बताना ही पड़ेगा। अरे पापा, बुआ क्या खाक अच्छा सोचती है, हमारी हर चीज में वो अपनी मनहूसियत लगा देती है। पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, और अब जॉब के लिए बताए तो जॉब में भी लगा देंगी। अरे क्या मनहूसियत लगाई उन्होंने? अगर बाहर पढ़ने जाती तो भी क्या फायदा होता? पढ़ाई तो तुम दोनों की यहाँ भी पूरी हो गई ना। अभी जाओ, मैं सोचता हूँ उसके बाद तुम्हें बताता हूँ बाहर जॉब करने जाना है कि नहीं। शीला मोहन की बड़ी बहन थी, इसलिए मोहन उसे कुछ भी बताए बिना खुद को रोक नहीं पाता था। उसने ये बात भी फोन करके अपनी बहन को बता दी और वो शाम को ही उनके घर आकर टपक पड़ी, वो भी अपनी दोनों बेटियों के साथ। अच्छा, तो बुआ को बताए बिना बेंगलुरु जा रही थी हैं? नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ था ना, इसलिए आपको बताया नहीं था। अब आपको पता चल ही गया है तो कुछ कंफर्म होने वाला भी नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं बुआ, मैं कह रही थी अब आपको पता चल गया है ना तो कंफर्म हो ही जाएगा। वैसे बेंगलुरु कुछ ज्यादा दूर नहीं है, नौकरी तो तुम्हें आसपास भी मिल जाएगी बेटा। मिल तो जाएगी बुआ, लेकिन सैलरी पैकेज उतना अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर डबल सैलरी पैकेज है। अरे पिंकी, लेकिन एक बात बताओ, एक तो तुम दोनों मामा मामी से अलग रहोगी, ऊपर से फिर तुम्हें वहाँ रेंट पर रहना पड़ेगा। मैंने सुना है वहाँ पर रेंट बहुत ज्यादा है, फिर तुम दोनों का खर्चा ले देकर सब वही पड़ जाएगा। इससे अच्छा तुम दोनों यहीं पर जॉब कर लो। और नहीं तो क्या, वैसे भी अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, और शादी के बाद ससुराल वाले तुम्हें वहाँ पर नौकरी करने दे ना करने दे, ये भी तो सोचना पड़ेगा बेटा। क्यों बुआ? हमारे मम्मी पापा ने बचपन से हमारे ऊपर इतनी मेहनत से इतना पैसा लगाया है, तो हमारी जॉब करने का डिसीजन हमारे ससुराल वाले क्यों लेंगे? हमारे कामयाब होने के लिए हमने और हमारे साथ साथ हमारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की है। मैं और पिंकी तो बैंगलोर जॉब करने जाएंगी ही। वैसे तुम्हारी बुआ जी का कहना ठीक है पूजा,
1-2 साल में तुम दोनों की शादी करनी है। शादी के बाद तो सब कुछ ससुराल वालों पर निर्भर करता है। तुम दोनों ना बेंगलुरु जाना रहने दो और आसपास में ही कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। कोई बात नहीं, अगर सैलरी कम भी मिलेगी तो कोई परेशानी नहीं है। पर मम्मी, बहुत मुश्किल से हम दोनों की जॉब वहाँ पर लगी है। मेहनत की थी हमने वहाँ का इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। फिर से तुम दोनों ने बहस करनी शुरू कर दी। एक बार हम सब ने बोल दिया कि नहीं जाना बेंगलुरु, तो क्यों बहस कर रही हो? बुआ जी के चक्कर में बेचारियों की जॉब पर भी मनहूसियत लग जाती है और उन्हें अपने आसपास के एरिया में ही कोई नॉर्मल सी जॉब करनी पड़ती है। तभी 2 साल बाद उनकी शादी के लिए एक रिश्ता आता है। वैसे रिश्ता तो अच्छा है, दोनों बेटियां एक ही घर में चली जाएंगी तो और अच्छा होगा। अच्छा खासा बिजनेस है उन लोगों का। हमारी दोनों बेटियां राज करेंगी, राज। हाँ जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार दीदी से पूछ लो ना। उनसे बिना पूछे कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। माँ और बाबूजी के जाने के बाद तो घर में वही बड़ी है। हाँ, दीदी से तो पूछूंगा ही, उन्हें फोन करके बुलाया मैंने। मोहन अपनी बहन को फोन करके घर बुलाता है और उसे लड़के वालों के बारे में सब कुछ बता देता है। रिश्ता तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसे घर में तो मेरी बेटियों का रिश्ता होना चाहिए था। इसकी बेटियों के लिए इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से आ गया? कुछ भी करके मुझे ये रिश्ता तोड़वाना पड़ेगा। क्या हो गया दीदी, क्या सोचने लगी आप? पता नहीं मोहन, मुझे ना ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि मैंने इन लड़कों के बारे में कहीं कुछ तो सुना है। कहाँ दीदी, कोई दिक्कत है क्या इस रिश्ते में? अरे हाँ, याद आया, इन दोनों का रिश्ता हमारी जानकारी में भी आया था, लेकिन पता लगा दोनों लड़के एक नंबर के आवारा है। भले ही इनके पास कितना भी पैसा है, लेकिन लड़के अच्छे नहीं है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों ने शादी करने से पहले मुझे बता दिया, वरना बेचारी पूजा और पिंकी बड़े ही बेकार घर में चली जाती। शुक्र है जो भगवान की दया से हमें पहले ही पता लग गया दीदी, इसीलिए हम ना आपको बिना बताए कोई काम करते ही नहीं। आप रिश्ते के लिए अभी के अभी मना कर दो जी। हाँ, अभी कॉल करता हूँ इन लोगों को। मोहन लड़के वालों को फोन करके रिश्ते के लिए साफ मना कर देता है और बुआ जी उन लड़कों की पूरी कुंडली जान लेती है और अपने घर जाकर कुछ दिन बाद लड़के वालों से कांटेक्ट करती है। अब तो मैं अपनी बेटियों की शादी इस घर में कराऊंगी। कितना बेवकूफ है ये मोहन, और उतनी ही बेवकूफ वो सुनीता। बिना जांच पड़ताल किए बस मेरी बात मानकर उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। चलो अच्छा है, उनकी बेवकूफी से मेरा तो फायदा हो रहा है। हाँ मम्मी, वरना आज के जमाने में इतना अच्छा रिश्ता मिलना नमक के ढेर में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। और मामा जी ने तो हमें अच्छा खासा मिलाया रिश्ता दे दिया। वैसे लड़की वाले कब आ रहे हैं? जितनी जल्दी रिश्ता पक्का हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार मामा जी को इस बारे में पता चल गया तो वो बवाल जरूर करेंगे। नहीं, उन्हें तो मैं सीधा शादी में ही सब बताऊंगी कि भैया मुझे तो गलत फहमी हो गई थी। जब तक मैं आपको बताती तब तक आपने पूजा और पिंकी का रिश्ता कहीं और कर दिया था। हाँ मम्मी, आप भी ना बड़ी इंटेलिजेंट हो। शीला अब अपनी बेटियों का रिश्ता वहाँ पर तय कर देती है और मोहन भी एक नॉर्मल सी फैमिली में अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता तय कर देता है। मुझे अच्छी तरह पता है बुआ ने जानबूझकर वो रिश्ता कैंसिल करवाया था। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा ना कि हमारी शादी इतने अच्छे घर में हो जाएगी। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। और हमें तो वैसे भी रिच फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने से क्या प्रॉब्लम, बल्कि ये तो और अच्छा है। कुछ टाइम बाद मोहन पिंकी और पूजा की शादी कर देता है। वहीं शीला भी अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है। लेकिन शीला ने जो किया था अब वो कहीं न कहीं मोहन और सुनीता समझ गए थे। मैं तो जीजी पर बहुत यकीन करता था। मुझे तो पहले बोली लड़के अच्छे नहीं है और फिर अपनी दोनों बेटियों की शादी उनके साथ कर दी। अब समझ में आता है, हमारी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक कहती थी। हमेशा हमारी बेटियों के हर काम में मनहूसियत लगाई है उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, आगे तो जैसी भगवान की इच्छा वैसे ही सबका जीवन बीतेगा। इस वजह से अब दोनों परिवारों में बोलचाल बहुत कम हो गई थी। लेकिन शीला ने जैसे सोचा था असल में उसका कुछ उल्टा ही हो गया। अरे आप दोनों सुनिए ना, पहले मेरी और पिंकी की ना बेंगलुरु में बहुत अच्छी जॉब लगी थी, लेकिन मम्मी पापा ने बेंगलुरु जाने नहीं दिया। फिर हमने दोबारा वहां पर अप्लाई किया है तो हमें सिलेक्ट कर लिया है उन्होंने। क्या हम लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो सकते हैं? अरे हम कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना करते हैं क्या, जो इस चीज के लिए मना करेंगे? हम भी अपना ट्रांसफर बेंगलुरु में करा लेंगे।
लेकिन प्रियांशु भैया, पहले मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पिंकी, मम्मी पापा हम दोनों से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशी के लिए वो बेंगलुरु तो क्या कहीं भी चल देंगे। तुम लोग बस अब बेंगलुरु जाने की तैयारी कर लो। सच में? हाँ सच में। यहाँ पूजा और पिंकी की लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन वहाँ अमीर फैमिली में शादी करके सोनिया और शिल्पा का क्या हाल था चलिए देखते हैं। ये क्या खाना बनाया तुम दोनों ने? पता नहीं क्या सोचकर मैंने अपने दोनों बेटों की शादी तुमसे करा दी। पता नहीं अपने मायके से कुछ सीख कर आई थी कि नहीं। बस हर समय इन महंगे कपड़ों और गहनों में लदी रहती हो। तुम्हें तो देखकर ही लगता है कि बस पैसों के लिए शादी करी थी तुमने मेरे बेटों से। दोनों बहनें रोती हुई अपने कमरे में आती हैं। क्या हुआ, सुबह सुबह रोना धोना शुरू कर दिया तुमने? आपने देखा ना मम्मी जी ने किस तरह से मुझसे और शिल्पा से बात की। तो क्या हो गया, मम्मी ने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। ये बात तो सच है, तुम दोनों ने पैसों के लिए शादी की है। इधर सौरभ सोनिया को वो सब बोल रहा था, वहाँ क्षितिज भी शिल्पा को 4 बातें सुना रहा था। मेरे सामने ये रोने धोने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी माँ ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? तुम दोनों बहनों को कुछ आता जाता है नहीं। तुम्हें कोई कुछ बोल देता है तो रोना धोना शुरू कर देती है। रोना है तो अकेले में रोया करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा बेल्ट कहाँ रखा है? अरे उठो। सोनिया और शिल्पा के आंसुओं से उसके ससुराल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि पूजा और पिंकी को उसके ससुराल में वो लोग बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखते थे। शीला भी अब अपने किए पर बहुत पछता रही थी। अच्छा होता, जो हो रहा था वो होने देती। मैंने ही रिश्ता तुड़वाने के लिए भैया भाभी को कहा कि लड़के अच्छे नहीं है और मेरी बात सच हो गई। दूसरों का बुरा सोचने वाली थी और अपनी बेटियों का बुरा कर दिया। दीदी, अगर हमारी बेटियों का बुरा ना सोचती तो आज उनकी बेटियों के साथ इतना बुरा ना हो रहा होता। हमारी बेटियों का रिश्ता कैसे न कैसे वहां से टूट ही जाता, लेकिन लालच के चक्कर में पूजा पिंकी का रिश्ता तोड़वाकर सोनिया और शिल्पा का रिश्ता वहां करवा दिया। अब वो दोनों लड़कियां इस चक्कर में वहां भुगत रही हैं। अब क्या कर सकते हैं जी, इंसान को अपने कर्म तो कहीं न कहीं भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिर जाओगे। भला यही है कि खुद का भी अच्छा सोचो और दूसरों का भी, वरना अंत में ऐसा ही होगा।